हेलो दोस्त। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास जो खान सर द्वारा लॉन्च किया गया है पॉकेट जीके बुक, जो हर एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग रिवाइज करते रहे। फर्स्ट डिवीज़न के तौर पर हम लोग जल्दी से ये बुक को ख़त्म करेंगे और बिहार पुलिस में बहुत ही कामयाब हासिल होगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और मध्यकालीन भारत इतिहास की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण जो चला था कब से 22 अप्रैल 570 से लेकर के 8 जून 632 तक के, यानी करीब करीब 62 वर्ष। कितना था? 62 वर्ष। कुरान यानी यहाँ पर जो कहा गया है कि कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया है। कुरान जो धार्मिक ग्रंथ था उसको क्या कहा गया है? यानी उसको जवाबित कहा गया है। तो याद रखना कि कुरान के धार्मिक के कानून को जवाबित कहा गया है। मदीना के यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदीना के कुरैश तथा मुस्लिम के बीच 3 युद्ध हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है कि मदीना और कुरैश के बीच में कितने युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था और तीनों दिया गया नीचे। यानी पहला है जंगे बदर, जंगे उहद और जंगे खंदक। तो जंगे बदर कब से कब हुआ था? 624 ईस्वी में। और उदक मार्च यानी कि 625 ईस्वी में। और खंदक 627 ईस्वी में। यानी कि बदर 24, उहद 25 और खंदक 27 है। 24, 25 और 27 याद रखना। मार्च अप्रैल इस चीज़ को याद रखना है कि जंगे बदर 24 में 624 ईस्वी में, और जंगे उहद 625 ईस्वी में, और खंदक 627 ईस्वी में। और ना मार्च अप्रैल, ये मार्च था और ये मार्च अप्रैल था। इस चीज़ को याद रखना है। आगे है कि इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करती है, इसलिए उत्तराधिकार के नियम को भी नहीं माना जाता है। आगे है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण भारत पर हुए। पहला जो था वो 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि पहला जो था 711 और दूसरा भी कितना 711 ईस्वी में। पहला था उबैदुल्लाह और दूसरा था बैदुल, यानी कि बैतुल के नेतृत्व में हुआ था। आगे है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मरकाना के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले देवल, देऊन, सेवान, सीसम, रावर, ब्रह्मणवाद, अलौर और मुल्तान था। इस चीज़ को याद रखना है कि जो मीर कासिम था 712 ईस्वी में मकरान के स्थल मार्ग से, किस रास्ते से? मकरान के स्थल मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वो था देवल, देऊन, सेवान, कासिम और ये सब था। आगे है कि राजा दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हुई थी और कासिम ने दाहिर की पुत्रियों, जिसका नाम था सूर्य देवी तथा परिमल देवी, को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था। बजहरा शीशम के जाटों का सेनापति था। वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। जिस समय आक्रमण कर रहा था ना उसमें वो मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा, यानी कि यहाँ पर लिखा मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा जो था वो वलीद की मृत्यु 724 ईस्वी में हुआ था। वलीद के बाद सुलेमान खलीफा बन गया था। चालुक्य शासक पुलिकेशन राज्य अवनी अवनी जनाश्रय को अरब को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में दक्षिणापथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि जजिया कर, यानी कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय
थाने पर हुआ था। पूछेगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ था और कहाँ हुआ था? थाने में हुआ था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल, यानी कि पश्चिम में भारत से प्रवेश करने के कितने स्थल है? 4 है। पहला हैबर की घाटी, बोलन की घाटी, मकरान तट और चौथा है जलमार्ग है। सर विलियम मेयोर के अनुसार कहा गया है कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों ने एक नए युग का प्रारंभ किया। दूसरा है कि गिब्बन के अनुसार हजरत मोहम्मद सदाउल्लाह ने एक साथ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया था, ऐसा कहा जाता है। और आगे क्या है कि सुलेमान जो था वो 9वीं शताब्दी के भारत आगमन के समय था, यानी कि 9वीं शताब्दी के समय भारत आगमन किया था। तीसरा है प्रतिहार शासक, मिहिर भोज व पाल शासक, धर्मपाल व देवपाल, है ना। ये जो था यानी कि अल मसूदी के भारत आगमन के समय, यानी कि अल मसूदी के भारत आगमन के समय में क्या होता है कि प्रतिहार शासक महीपाल व राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय था। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। आगे है तुर्की का आक्रमण। आगे क्या है? तुर्की का आक्रमण किस प्रकार से किया गया है? तो गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगिन ने की थी, यानी कि तुर्की वंश का संस्थापक कौन किया था? तो अल्पतगिन ने किया था। इससे यामिनी वंश भी कहा जाता है। सुबुक्तगिन अल्पतगिन एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बन गया। वह 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। सुबुक्तगिन की मृत्यु 999 के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल थे। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था, यानी कि पूछेगा कि सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनी था। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। पूछेगा कि सुल्तान का पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद गजनवी, है ना। बगदाद के खलीफा, यानी कि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमुनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण किया था, है ना। आगे है कि देखो यहाँ पर जो भी पॉकेट जीके दिया गया है ना, इसमें इतना डिटेल से दिया गया है कि अगर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो दरोगा इस प्रकार से क्वालिफाई होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आगे है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या था? मुल्तान, यानी कि मुल्तान है, सिंध है, हिंदू कुश, कश्मीर, कन्नौज, बंगाल, दक्षिण। तो मुल्तान पे आक्रमण कौन किया था? तो मुल्तान के समय भारत के कंडीशन जो था वो करमाथी सिया फतेह दौल। सिंध कहाँ था? यानी अरब में था। हिंद कुश कहाँ था? तो हिंद कुश वंश जयपाल था। कश्मीर कश्मीर जो था वो संग्राम राज्य लोहार वंश था। कन्नौज राज्यपाल प्रतिहार वंश। बंगाल महीपाल प्रथम पाल वंश। दक्षिण भारत चोल तथा चालुक्य चोल था क्या था? चालुक्य था। चोल था क्या था? चालुक्य था। उसको दक्षिण भारत था चोल तथा चालुक्य था। दिल्ली था अनंग अनंग पाल, है ना। तोमर था। गुजरात क्या था? दुर्लभ राज चालुक्य वंश था। बुंदेलखंड ये क्या था? चंदेल वंश था। आगे है कि आगे क्या है कि बहिंद का युद्ध मोहम्मद तथा महमूद तथा आनंद पाल के बीच हुआ था। पूछेगा कि बहिंद का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये देखना, महमूद तथा आनंद पाल के बीच में हुआ था। महमूद के आक्रमण के समय क्या हुआ था? हिंदू, यानी कि हिंदू शाही राजधानी राज्य की राजधानी के रूप में उद्भंडारपुर थी। महमूद ने संस्कृत में लिखे सिक्के चांदी जारी किए थे। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 तक के भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। उनमें से कुछ इस प्रकार से पहला है, और वो पहला क्या है कि कुछ प्रमुख आक्रमण दिया गया है। पहला आक्रमण कब था? पंजाब द्वारा किया गया था, यानी कि पहला आक्रमण पंजाब राजा राजपाल द्वारा किया गया था। चौथा आक्रमण मुल्तान, है ना, 1005 ईस्वी में। ब्रह्मा आक्रमण कन्नौज मथुरा और 1018 ईस्वी में। 14वां आक्रमण ग्वालियर कलिंजर और 1021 ईस्वी में। 15वां आक्रमण गुजरात 1024 ईस्वी में। 16वां आक्रमण सोमनाथ शिव मंदिर, है ना, 225 ईस्वी में। और 17वां अंतिम आक्रमण सिंध मुल्तान 227 ईस्वी में तो लड़ा था। कश्मीर पर भी आक्रमण किया था वो 1015 से लेकर 1016 तक इसमें कश्मीर पर भी लड़ाई किया था।
आगे है कि महमूद की सेना ने हिंदू भी शामिल थे, यानी कि वो हिंदू कौन था, यानी कि सेवंद राय तथा तिलक शामिल था। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन था, अलबरूनी, उतबी, बवाकी, फिरदौसी, जारी, जूसी, उनसरी, अजदी तथा फारूकी आदि थे, है ना। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, यानी कि भारत में तुर्की राज्य का स्थापना का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। गौरी ने जो पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था, कब, 1175 में। और दूसरा आक्रमण जो किया था वो 1178, यानी कि 3 साल बाद किया था, है ना, गुजरात पर हुआ था। इस बार उसने क्या था, उसने, यानी कि उसने भीम द्वितीय, कितना, भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय शासन था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 को, है ना, गौरी की जो हत्या हुआ था वो 13 मार्च 1206 को खाखोरी ने सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर किया था। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोशल दर्रे से होकर, किस दर्रे से, गोमल दर्रे से नहीं, गोमल दर्रे से होकर सिंध तक पहुंचने का मार्ग अपनाया था। गौरी की सेना का प्रमुख सेनापति खारबक, खरमल, इलाह, मुकला बल्ला, यादौज, है ना, यादौज, और क्या था, कुबाचा तथा ऐबक था। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, है ना, खंडेर राय तथा बदमाशा चावल के हाथों में थी। आगे है कि इसमें आगे क्या है कि 1194 में चंदावार का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद हार गए थे, है ना। उसमें क्या था कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक के सेना का एक के सरदार था। इसने 1202 में के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नष्ट कर दिया था। यानी कि बख्तियार पूछेगा कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। कब के, 1202 में किया था। आगे है कि मोहम्मद गौरी ने सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे, यानी कि जिस समय मोहम्मद गौरी थे उस समय सोने के सिक्के चला था, उसके सिक्के पर क्या था, लक्ष्मी और नंदी के चित्र थे, जिसके उल्टी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था, यानी कि उल्टी तरफ क्या था, मोहम्मद बिन शाम अंकित था। आगे है कि गौरी ने 56 ग्रेन वजन का एक अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया था, यानी कि मोहम्मद गौरी 56 ग्रेन का एक देहलीवाल चलाया था। 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। तांबे के सिक्के का वजन कितना था, 37.5 पॉइंट से 48 ग्रेन तक था। याद रखना कि तांबे के जो सिक्के का वजन था वो 37 से लेकर कहाँ था, 48 ग्रेन था। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरीय क्रांति था, और ये किसने कहा था, प्रो मोहम्मद हबीब ने कहा था, प्रो मोहम्मद हबीब ने कहा था। आगे है कि आगे क्या है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मालिक के तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसला था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक के। इसमें सबसे पहला था गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश चला था 1206 से 1290 तक, यानी कि गुलाम वंश शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो गुलाम वंश के शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर की काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी ने खरीदा था। काजी का पुत्र से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय तथा कुरान बख्श आदि उपनामों से भी जानते हैं। प्रो हबीबुल्ला,
है ना, हबीबुल्लाह खान ने गुलाम वंश का ममलूक वंश की संज्ञा देते नहीं कि ममलूक वंश की संज्ञा किसने दिया था। तो इसको याद रखना कि प्रो हबीबुल्लाह ने किसने देता नहीं कि प्रो हबीबुल्लाह ने ही गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा था। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवरी तुर्क जाति के थे। किस जाति के थे? यानी दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवरी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इससे है ना, इसी समय इसे पूरा करवाने का श्रेय, है ना, इसे पूरा करवाने का जो श्रेय था इल्तुतमिश को दिया गया था। इसकी ऊंचाई 240 फीट है ना, 240 फीट तथा कितना मीटर 240 फीट और यानी कि 240 फीट और कितना 240 फीट 73 मीटर था। कितना मीटर था? नहीं कि 73 मीटर था ना, इसी को याद रखना, 73 मीटर था। आगे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हें सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। भारत में सुल्तान जो था, यानी कि भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक जो था, यानी कि ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों के शासक हुआ था। 1225 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ हुआ और लाहौर ऐबक की राजधानी घोषित कर दी। अब यहाँ से हम लोग भूगोल यानी कि भूगोल, भारत का भूगोल देखते हैं कि भारत का, देखिए सामान्य जानकारी में क्या होता है कि भारत के भूगोल में जो होता है वो सामान्य जानकारी की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया है? 32 से 87 और 263 वर्ग किलोमीटर था, है ना। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश है। रूप के चीन, अब भारत है तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नोट 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा? अर्जेंटीना। याद रखना कि 8वां बड़ा देश कौन? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार 18% एवं विश्व में प्रथम स्थान, परंतु 2011 के अनुसार दूसरा स्थान है। आगे है कि राज्य कुल संख्या 28 था, संघ के प्रतिशत कितना था? 8 था। अक्षांशीय विस्तार पूछता है कभी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था, है ना। इसका अंतराल कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ। अंतराल कितना है? तो इसमें अंतराल है 29.18 डिग्री 18 मिनट था। इस प्रकार भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आगे हम लोग का देखते हैं। आगे जो है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 29-33 किलोमीटर होता है। और पूरब से पश्चिम, है ना, यानी पूरब से पश्चिम 29-33 था। उत्तर से दक्षिण 32-14 होता है। उत्तर से 32-14 होता है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 होता है। तटीय भाग की लंबाई 16.6 किलोमीटर होता है। मुख्य लगा देगा तो 61 यानी कि मुख्य लगा कितना हो जाएगा? 6100 मीटर, 6100 किलोमीटर हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है ना? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो सकता है, यानी कि तो इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है कि चीन से कौन कौन से लगता है? चीन से 5 को लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। नेपाल से 5 को लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से कितना लगता है? 5 को लगता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पाकिस्तान से कितना लगता है? 5 को। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। म्यांमार से 4 को। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से 4 को। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 1 को। लद्दाख, पाक पीओके, है ना। इसी प्रकार से क्या हो गया कि भारत जो है, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, यानी कि भारत के कुल जो है 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है। आगे है कि इसमें
बताया गया है क्या चीज़ कि भारत में पड़ोसी देश के साथ इसकी लंबाई कितना होता है, तो बांग्लादेश के साथ में 4096.7 होता है। सबसे लंबा संबंध इसकी लंबाई कितना होता है किलोमीटर में। आगे है चीन से 3488, चीन से 3488। उसके बाद पाकिस्तान से 3323, नेपाल से कितना लगता है 7051, है ना। और म्यांमार से 1443 लगता है, भूटान से 699 लगता है। तो बांग्लादेश से जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कितना लगता है, कितना, तो इसकी सीमा लगता है 2216। तो ये था हमारा पूरा। आगे है कि अफगानिस्तान से 106 वोट, है ना। तो कुल कितना हो गया 106, यानी कि 15106 टोटल सीमा लगता है। टोटल कितना सीमा लगता है 15106। आगे है कि भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व का 5वीं बड़ी सीमा है ना। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। भारत और चीन की सीमा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। इससे वर्ष 1914 में निर्धारित किया गया था, परंतु 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर लद्दाख, यानी क्या था, यानी कि लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत और चीन के मध्य पुनः सीमांक हुआ, जिससे LAC वास्तविक नियंत्रक रेखा कहा जाता है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर में, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में बांट दिया है। आगे है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। इससे 1986 में बनाया गया था। भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ और इससे 15 अगस्त 1947 को खींचा गया था। सर जी रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। परंतु 1948 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने कबायली हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा लिया था। युद्ध विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था, उसे पाक और अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर जो था, यानी कश्मीर जो था और पाक अधिकृत कश्मीर अलग करने वाली रेखा को LOC लाइन कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहता है। सिक्किम को सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारतीय राज्य में त्रिपुरा की सीमा केवल असम, मिजोरम से जुड़ी हुई है। भारतीय जलीय सीमा से संबंध 7 देश, यानी कि जल से कितना देश होता है, 7 देश होता है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया होता है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश होता है। भारत की जलवायु जल एवं स्थल सीमाबद्ध 33 देश से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान होता है। आगे है कि शीर्ष 3 क्षेत्रफल जिला वाला कौन सा होता है, तो कच्छ, यानी कच्छ जो होता है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहता है गुजरात राज्य में, यानी कच्छ कहाँ, गुजरात में। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है 45,652 होता है। लेह जम्मू कश्मीर में और 45,110 होता है। जैसलमेर राजस्थान में और ये यानी कि 39,313 होता है। आगे है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगता है। केंद्र प्रदेश दिल्ली सहित 9 दिल्ली लगती है। ये राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होता है। भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। इनमें से गुजरात की तट रेखा 1600 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना। तट वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन दीप, अंडमान निकोबार, यही सब होता है। ये सब बहुत जरूरी है हर एग्जाम के लिए। आगे है कि शीर्ष 5 तट वाले राज्य कौन सा होता है, अंडमान निकोबार। इसकी तट रेखा कितना होता है 1962 किलोमीटर होता है। कहाँ है, गुजरात राज्य के प्रदेश है ना। उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश से, जो कितना होता है 974 होता है। महाराष्ट्र 720 होता है। गुजरात 1600 होता है और तमिलनाडु 907 लगता है। आगे है 3 अर्धचंद्राकार कितना होता है। आगे है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में स्थित है। संकोच नदी असम और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी कौन सा होता है, असम और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नोट में है जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग जोंग का ईरो कहते हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धक कर इसे आवागमन हेतु जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देती है। आगे है कि आदम पुल, यानी कि आदम पुल जो है
वो क्या है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित होता है। भारत के अंतिम सीमा, जो भारत के अंतिम सीमा बिंदु होता है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, पूर्व नाम पेलमोंगियन पॉइंट। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल होगी लद्दाख में। पश्चिम बिंदु गौर मोती सर्किल गुजरात में। पूर्व बिंदु किपिथु, है ना, ये पड़ता है। आगे है कि मुख्य जो है मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कोमोरी अंतरिक्ष द्वीप में पड़ता है। पॉइंट कालीमरे तमिलनाडु में एवं कोलाबला पॉइंट मुंबई में सर्वाधिक है, जबकि पॉइंट पेड्रो जफना कहाँ पड़ता है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य उत्तर प्रदेश है, इसी कारण से सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे तथा सबसे बाद में गुजरात में होता है, यानी कि दोनों का अंतर कितना होता है, 116 मिनट होता है। विषुवत रेखा के उत्तर स्थित 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जिस कारण से आधा उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु कटिबंध में आता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पेगम 6 साल इसका ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है कि भारत के परमाणु मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय IST 23.5 डिग्री पूर्व देशांतर या तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश ये सब है ना, बाकी ये सब पढ़ लेना। तो ये है पूरा खान साहब द्वारा लॉन्च किया गया है ना। जैसे कि आप लोग पता है कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी था है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, आप लोग का सेट प्रैक्टिस चालू हो चुका है बिहार पुलिस के लिए। तो ये रहा बिहार पुलिस के लिए, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। बिहार पुलिस में सेट प्रैक्टिस है और ये चालू था 21 मार्च से। टाइम है 3 बजे, कितना बजे से, 3 बजे से। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।